6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली पाक भारत जंग का सबसे बड़ा और खौफनाक मार्का सियालकोट के करीब चिविंडा में हुआ। भारतीय फौज 600 से ज्यादा टैंकों की मदद से चिविंडा के रास्ते सियालकोट, वजीराबाद और गुजरांवाला तक पहुंचना चाहती थी ताकि जीटी रोड पर कब्जा किया जा सके। भारतीय फौज के इस मंसूबे को ऑपरेशन नेपाल का नाम दिया गया, जिसकी निगरानी बराह रास्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ये मंसूबा नाकाम बनाकर जुर्रत व बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल में हामिद मीर चिविंडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं यादगार शोहदा चिविंडा पर मौजूद हूँ और आपको ये यादगार नज़र आ रही है। ये 1965 की जो पाक भारत जंग थी, इस पाक भारत जंग में चिविंडा में एक बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियों की एक बहुत अजीम दास्तान जो है उसको रकम किया था। तो ये वही जगह है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो शोहदा हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं और तकरीबन ये 189 शोहदा हैं जो कि शहीद हुए थे 1965 की जंग में। तो आज हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे और ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर एक फ्लोरा का इलाका भी है और फिर सियालकोट शहर है इसके पीछे, और वहाँ पर भी भारतीय फ़ौज ने बहुत बमबारी की थी। तो आज हम सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग है उसकी यादें ताज़ा करेंगे और आपको बताएंगे कि यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से 1965 में पाकिस्तान के दफ़ा की जंग कैसे लड़ी गई थी और आज पाकिस्तान के दफ़ा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला हम कैसे करेंगे। चिविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। इस मुहाज पर गोश्त पोस्त के जिंदा इंसानों के अज़्म हिम्मत ने भारी भरकम फुलादी टैंकों को शिकस्त दी और सैयद ज़मीर जाफरी ने इसे कुछ यूं बयान किया कि सरहद शहर चिविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरियन टैंकों का कब्रिस्तान है। और ये जो आपको मेरे पीछे टैंक नजर आ रहा है, ये इंडियन आर्मी का टैंक है जो कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इस टैंक पे कब्जा किया था। और ये जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान जो एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें भारत ने टैंकों की एक बहुत बड़ी तादाद को इस इलाके में दाखिल कर दिया। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने और अवाम ने मिल के उन भारतीय टैंकों का रास्ता कैसे रोका। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर 1965 की जंग में भारत का मुकाबला करने वाले कुछ गाजी भी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद सलीम बाजवा जी कर रहे हैं। अच्छा, सलीम बाजवा साहब, 1965 की जंग में आप मुजाहिद फोर्स में थे जी। तो जरा ये बताएंगे ये टैंक जो है इस पे कैसे कब्जा हुआ था। ये इधर असल में जो है ना, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग जिधर हम खड़े हैं ना, इधर हुई है। इंडिया का फखरे हिंद आर्मड डिव जो था ना, इधर उसका कब्रिस्तान बना था। अच्छा। ये अल्लाह ताला ने इसको टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। हाँ जी, इसको असल में कहना चाहिए आपको कि ये टैंकों का, इंडिया के फर्स्ट आर्मड डिव का कब्रिस्तान है। अच्छा। जिसको कहते थे फखरे हिंद आर्मड डिव। उधर इधर जिस जगह हम खड़े हैं ना, इस जगह पर उसका कब्रिस्तान बना था। हमारी फजाइया ने उनकी इधर कमर तोड़ दी थी। अच्छा। इतनी फजाइया ने उन पर मसलन बार बार अटैक किए कि जब वो नीचे से ऊपर जाते थे, शोले नजर आते थे इंडिया के। आप उस वक्त कहाँ थे? हम इधर मुजाहिद फोर्स में थे। इधर वो जो बोर्डिंग है ना, इधर बटालियन हेडक्वार्टर था, इसमें हम ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? रहमतुल्लाह भट्ट। अच्छा, रहमतुल्लाह भट्ट साहब, आप भी मुजाहिद फोर्स में थे? मुजाहिद फोर्स में थे। अच्छा, हम फ्रंट पे थे। अच्छा, तो कुछ बताएंगे कि कैसे मुकाबला हुआ, कैसा जज्बा था उस वक्त? हम जब ये उन्होंने टैंकों का हमला किया ना, उस वक्त सुबह के 4 या 3:45 का टाइम था। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। ये 4 चबारा और बीनी के साथ एक गाँव है, उसके साथ एक टेकरी है, उसके हमारा डैम्प था वहाँ। जब उन्होंने हमला किया ना, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये पाकिस्तानी टैंक, इनके ऊपर छोटी परचम जो था लहरा रहे थे पाकिस्तानी। अच्छा, ये उन्होंने धोखा देने के लिए पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। हमारे मेजर साहब से जाकिम साहब, उन्होंने कहा भी पता करो ये कौन है।
वो देखा तो हमारा जवान जब गया तो उन्होंने मारा ब्रेस्ट तो उसको उधर ढेर कर दिया। फिर पता लगा हमें कि ये उनके टैंक है। फिर हमें ये यहाँ से ऑर्डर पीछे से हुआ कि आप इनके साथ मुकाबला नहीं करना, ये 600 टैंक का हमला है, तो हमारे पास 2 टैंक भी नहीं है। अच्छा, ये 600 टैंक आए थे? 600 टैंक का हमला था उस वक्त। अच्छा जी जनाब। और उन्होंने यूं ही उधर से वो क्रॉस किया, चारवा चबारा बीनी कसराल, फिर थाने फलौरे आके उन्होंने रुके। और हम लोग एक अपना ये गांव है काले वाली, उनके पास ये चेरी या कमाल लगा हुआ था, हम लोग उसमें छुपे हुए थे खामोश। एक सिख सरदार जो है वो गाड़ी लेके सड़क पे खड़ा है, वो कह रहा है कि आगे ना जाओ, ये तो आगे कोई आदमी नहीं है कि हम घेरे में ना आ जाए। वो उधर से मूव कर गया पीछे की तरफ। हमें फिर देखो कि आप यहाँ से फौरन तौर से किसी तरह यहाँ से आप पीछे आए। फिर हमने चुंडे आके यहाँ कैंप हुआ। फिर इधर से भी हमारा काम का, फिर हमें ये रावा बसराई यहाँ पे लगाया। ठीक है। और फिर ये अल्लड़ जो है स्टेशन, इसके साथ जंगलात है, वहाँ भी हमारा डैम्प था। हमारे मुजाहिद इतने तेज से कि वो कहते हैं कि हमें मोर्चों से बाहर लड़ना है, हमने बाहर अंदर नहीं लड़ना। अच्छा, वो क्या वाकया हुआ था कि जब हमने किताबों में पढ़ा कि लोग बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए। ये जो है रामी पिंड है, रामा पिंड है, इसके साथ ये कैप्टन साहब थे, उनका नाम तो हमें नहीं आता। उन्होंने पहले ये जुर्रत की थी, मगर जब उन्होंने देखा वो उधर ही आर्मी वाले जो उनके टैंक से बंद हो गए, उन्होंने कहना कि इससे थले मुर्दे पे से सानू इस तरह बर्बाद कर। फिर हमारी फदाइया ने यहाँ उनका इस कदर ब्रस्ट मारे, ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे ये वो लकड़ी पड़ी होती है, ठीक, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। अच्छा बुजुर्गो, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदीक सलहरिया। अच्छा मोहम्मद सदीक सलहरिया साहब, आप 1965 में कहाँ थे? मैं आर्मी में था, छम जोड़ियाँ उधर था मैं जंग में। अच्छा, आप छम जोड़ियाँ में थे? जी जी। तो आप फौज में आप उस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे? जी जी। अच्छा, तो यहाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इधर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ था? हम तो उस वक्त जो इधर वाकया हो रहा था ना, हम तो इधर हाजिर नहीं थे। हम तो उस वक्त लड़ाई में उधर थे छम जोड़ी में। अच्छा। जो आजकल इफ्ताखाराबाद जिसे कहते हैं। अच्छा, तो छम जोड़िया में की बात बताए ना, वहाँ आपने क्या किया? उधर हमने एडवांस किया था। अखनूर पुल है, अखनूर पुल पे हमारा होल्ड था, आपने कब्जा कर लिया था? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। आप कहाँ थे जी उस वक्त? आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद। अच्छा मलिक साहब, आप कहाँ थे उस वक्त? इधर ही आप चुंडा में थे? तो कोई आप उस जमाने की कोई याद बताएंगे हमें? बस यही बात है, वो आ रहे थे, हमने की कर दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है? राना जाज़म। राना जाज़ साहब, आप 1965 में इसी इलाके में थे? जी, मैं टीचर था उस वक्त जब हमला हुआ है। सुबह को मैं ड्यूटी के लिए यहाँ तक निकला हूँ। हाँ। लेकिन आगे से हमारे महाजर जो थे वो वापस आ रहे थे। जब मैंने देखा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि हमला रात को हो गया है। तो जब हमला हुआ, फिर हमारे अजीज़, हमारा गांव है पिंडी पागो, उधर से हमारे अजीज़ अकारब थे जो वो आ रहे थे। फिर हम इधर ही रहे, 11 तारीख तक हम यहाँ रहे। और 11 तारीख को जब यहाँ पे शैलिंग हुई है, ये मस्जिद के ऊपर और आगे चौक है इसके ऊपर, उस वक़्त फिर मैं यहाँ चौक में था। यहाँ मैंने देखा है, फिर उनकी फ़ौज जो है वो यहाँ, ये चौक पिछला जो है, जो आप यहाँ से आप गुजर के आए हैं जफरवार रोड वाला, उधर से वो शैलिंग यहाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं गली से, शेखों की गली से, फिर इधर से निकल के हम कहें कोई आदमी इधर नहीं था। एक फ़ौजी यहाँ था उनका, जो यहाँ चौक में खड़ा हुआ था, वो भी खामोश खड़ा हुआ था। हमने कहा शायद हमारा है, लेकिन वो है उनका था। फिर उधर से भाग गए, फिर शैलिंग हवाई जहाज़ आ गए, फिर उनके बहुत ज़्यादा हमला हुआ। फिर लोग जो हैं सब के सब फिर इस रास्ते से भाग गए। हमारा तोपखाना इधर स्टेशन पे था, वो भी यहाँ से शिफ्ट कर गया, पीछे चला गया। फिर जो ये आगे एक गांव है, उधर जाके हमारा तोपखाना था। फिर वो पसरूर में वो था, वो अटरली हमारी फिर फायर करती गई है, फिर उनको पीछे भगाते गए हैं। फिर हमारी फ़ौज आगे यहाँ आई है, आगे से यहाँ बढ़ते चले गए, फलौरे तक चले गए हैं। फिर वहाँ हमारे कर्नल भी एक शहीद हुए हैं। आप 1965 की जंग में बताएंगे, टैंकों की लड़ाई आपको कुछ याद है? हाँ जी बिल्कुल, सब कुछ याद है। उस वक्त अभी जवानी थे, तकरीबन 20 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, मैट्रिक के बाद फारग थे। इसमें जंग में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ खुसूसी जो बात है ना, वो है नुसरत खुदाबंदी। नुसरत खुदाबंदी, खुदा कौम का जज्बा था। जब भी किसी भी कौम में
ایمان کا جذبہ تازہ ہو جائے تو پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اور اس کی نصرت کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے چمنڈے کے ہر گھر میں ٹینکوں کے گولے، توپوں کے گولے ہر گھر میں پڑے ہیں، لیکن کسی گھر میں کوئی پھٹا نہیں ہے، کسی گھر میں کوئی گولا پھٹا نہیں ہے. یہ اس کی نصرت تھی. اور ہماری ایئرپورٹ 650 ٹینک کی بیرل بھی اوپر، ان کے توپخانے کی بیرل بھی پھیرے، اور جہازات بھی جو ہیں وہ ہٹ کر کے جانے کسی کو نقصان نہیں ہوتا. 4-5 تو ہمارے جہاز ہیں جو ادھر آ کے شلن کر رہے تھے، اور کسی جہاز کو کوئی خراش تک نہیں آئی. اس میں سے ایک آپ نے یہاں پہ نصب کیا ہوا ہے. یہ تو یہ ہماری آرمی کے جن نے وہ اپنا MM عالم کے پاس سے سائبر چھوٹے اس میں یہ جہاز تھا، تو اس نے اپنے سے 3 گنا فوج کی ساتھ مقابلہ، اور صرف کیا تھا، یہ جذبہ تھا قوم کا بھی. قوم کے پاس جتنے بھی وسائل تھے اس وقت، منصبل لوگوں کے پاس چنے کھانا جو بھی وہ فوجیوں کو دے رہے ہیں خرچل کو اپنی حیثیت کے مطابق. اور جب قوموں میں جذبہ آ جاتا ہے پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اسی جذبے کے تحت ٹینکوں کے نیچے بھی آئے. ادھر سے فضائیہ کا حملہ، جب ان کے ٹینکوں کا یلغار رک گئی، وہ بقدر مار گئی، ادھر آ کے وہ اسٹاپ ہو گئے. اس سے آگے پھر ایڈوانس نہیں کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جنگ جیتی گئی اور دشمن کو شکست فاز ہوئی. جس کا یہ تو ابھی وہ لے گئے نا ملبہ اٹھا کے ہمارے اسٹیشن کے پاس، وہ ان کے ٹینکوں کا ملبہ اتنا بڑا تھا جیسے کوئی پہاڑ بنا ہوتا ہے. اچھا، تقریباً 1 سال تک رہا. وہ پھر بعد میں یہ کباڑ خانہ پہنچ لے گئی. بہت بڑا بنا ہوا تھا. چونڈا کے علاقے کے ممبر پنجاب اسمبلی رانا لیاقت صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب، یہ جو جگہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں، لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ کوئی پارک وارک ہے، لیکن اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ میر صاحب، یہ چونڈا کی وہ جگہ ہے جب جرت اور بہادری کا نام آئے تو سرزمین شہداء چونڈا بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے آرمی کا جب یہ مقابلہ ہوا ہے، اور اس کو ہم نے یادگار کر کے اپنے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. ہر 6 ستمبر کے دن یہاں پہ ہمارے بچے قومی ترانے کے ساتھ پرچم لہراتے ہیں، اور ان شہداء کو سلامی دی جاتی ہے. ان شہداء کے جنہوں نے یہاں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر خون نشاور کر کے ہمارے ملک پہ آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کی حفاظت کی. آج کے دن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کے خاندان کو سلام اور ان کے بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کے جواب دہ ہیں، ان کے خون کے، شہداء کے خون کے جواب دہ ہیں کہ آج ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا ہے. ہمیں پاکستان کے لیے دیانتداری سے، محنت سے، نیک نیتی سے کام کرنا ہے، اور پاکستان کی عظمت و آبرو کے لیے اپنی امانداری کو سر راہ لانا ہے، اور اپنا کردار ادا کرنا ہے اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. علاقے کے لوگ ان بہادر جوانوں پر بہت فخر کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے شہیدوں کی یاد میں چونڈا میں ایک لائبریری بھی قائم کر رکھی ہے. جی ذرا اپنا بھی تعارف کروائیں اور یہ جو چھوٹی سی لائبریری ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی وسیق الرحمان میرا نام ہے سر. یہ لائبریری ہم نے شہداء کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1993 میں قائم کی تھی. یہاں ہم نے شہداء کی وہ یادگاریں جو ہیں ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس میکٹ ہے جس پہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں وزٹر کو کہ کیسے جنگ ہوئی تھی. یہ ساری ان لوگوں کی یاد ہے جو ہمارے دل میں بستی ہے اب تک. اور یہ میجر ضیاء الدین عباسی خاص طور پر ان کی تصویر یہاں اس لیے لگائی ہے کہ ان کی جہاں شہادت ہوئی تھی، یہ پاکستان کے شاید وہ پہلے شہید ہیں جو اسی جگہ دفن ہیں جہاں وہ شہید ہوئے تھے. یہ خانہ والی میں ایک مقام ہے، یہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور ہے. اور ان کے والد صاحب ان کی شہادت کے بعد بھی بہت عرصہ آتے رہے ہیں اپنی وفات تک. اور اسی طرح کے لوگوں کی محبت کے لیے ہم نے یہ لائبریری قائم. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری شہداء کی کتابیں؟ نہیں، ساری شہداء کی نہیں ہے، لیکن بیش بار ان میں ہم نے شہداء کے لیے لٹریچر رکھا ہوا ہے. ان کی ساری ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ ہم یہاں سے فراہم کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے یہ نقشے کے بارے میں؟ جی وائی ناٹ سر. یہ لیجنڈز اینڈ کے 3 جگہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ ریڈ آرمی جو ہے یہ ان کی ہے، اور یہ گرین وی آر پاکستانیز. اور یہ 6 دن کی بیٹل ہے سر. ادھر بیٹل نمبر 1 فرام 14 to 16، بیٹل نمبر 2 اور بیٹل نمبر 3. یہ 6 دن کی جنگ ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ جنگ جو ہے یہ چونڈا اسٹیشن کے پاس ہوئی ہے سر. ادھر یہاں ان کے کم از کم جو ہے 300 آدمی تو ایک ہی جگہ انہوں نے مارے ہیں، جمع حاصل کیے ہیں انڈیا کے. اور ان کے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے ٹائم تک نہیں تھا، وہ ادھر ہی دفن کر یہاں پاکستانی. انڈیا کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے تھے یہاں پہ؟ انڈیا کے یہاں 44 ٹینک جو ہیں ایک ہی دن میں تباہ ہوئے ہیں. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 43 ان کے ایک ہی جگہ جو ہے نا وہ ٹینک جم. لوگ کہتے ہیں یہاں 600 ٹینک آئے تھے ان کے. یس، ایکچوئل فارمیشن میں وہ 600 ٹینک ہی تھے، لیکن یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے، تقریباً 17 دن پہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں باری باری وہ انفورس کرتے رہے ہیں اپنے ٹینکس کو.
और उसी हवाले से जो है वो टैंक आते रहे हैं। लेकिन ये चुंडा की जंग है, इसमें 200 टैंक उन्होंने एक दिन में इस्तेमाल किया है। 6 सितंबर को चविंडा में पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों की कब्रों पर अहले वतन फातिहा ख्वानी करते हैं, फूल निछावर करते हैं और उनकी बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। वतन की हवाएं सलाम कहती है। चविंडा में 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज के जिन बहादुर फौजियों ने दुश्मन का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी, शहादत का रुतबा हासिल किया, आज हमने इन शोहदा के मज़ारों पर फातिहा पढ़ने की सादत हासिल की और इनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद इस इलाके में हमारा सफ़र जारी रहेगा। वेलकम बैक। और अब आप मुझे देख रहे हैं चविंडा की रेलवे लाइन पर। ये जो रेलवे लाइन है इसकी अहमियत ये है कि सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग थी तो भारतीय फौज इस रेलवे लाइन के इस तरफ आ चुकी थी और उसके टैंकों की कोशिश थी कि इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके वो इस तरफ चले जाएं, लेकिन इस तरफ पाकिस्तानी फौज थी और पाकिस्तानी फौज ने उनका रास्ता रोका हुआ था। जबकि थोड़ी देर पहले हम आपको जिस कब्रिस्तान में लेके गए वो यहाँ से सिर्फ चंद सौ गज के फासले पे है। तो भारतीय फौज ने तकरीबन 6 हमले किए इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो इस रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सके। और अब हम एक और इलाका है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ तक भारतीय फौज पहुँच गई थी, लेकिन उस इलाके के जो आम लोग हैं उन्होंने फौज के साथ मिलके भारतीय फौज का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। उस इलाके का नाम है फ्लोरा। अब हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। चविंडा के आसपास पाकिस्तानी फौज के बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियों की बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तानी फौज के एक जवान गजनफर ने भारतीय फौज की 17 पूना हार्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तारापुर के टैंक पर कब्जा कर लिया था, जबकि गटगोर के इलाके में दुश्मन अपने 8 टैंक छोड़कर भाग गया था। ये चविंडा के करीब ही एक गटगोर का इलाका है। यहाँ पर भी पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज के दरमियान सितंबर 1965 में एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था। इस जगह पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पाकिस्तानी फौज के 13 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, जबकि भारतीय फौज का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। कुछ शोधा की कब्रें यहाँ मौजूद हैं जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है नायक चुन्नू खान 9 फ्रंटियर फोर्स से इनका ताल्लुक था, नायक कामिल शाह इनका ताल्लुक भी 9 फ्रंटियर फोर्स से था, स्पाई मोहम्मद यूनस इनका भी इसी फ्रंटियर फोर्स से ताल्लुक है, लांस नायक रऊफ गुल, स्पाई मोहम्मद अली और स्पाई खान बहादुर शाह। और इसमें जो स्पाई मोहम्मद यूनस हैं इनको तमगा जुरत मिला था। इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया जिसकी वजह से इनको यहाँ पे तमगा जुरत दिया गया। 1965 में चविंडा के आसपास सुजीतगढ़ से कुंदनपुर तक बहुत से देहाती इलाकों पर भारतीय फौज की बमबारी से सिविलियन आबादी का भी बहुत नुकसान हुआ था और इस इलाके के बुजुर्गों को 1965 की जंग आज भी याद है। और इस वक्त मैं बिल्कुल वर्किंग बाउंड्री के ऊपर खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ से जम्मू 30 किलोमीटर है। बिल्कुल ये बॉर्डर का एरिया है और सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान के इस इलाके पे कब्जा कर लिया था। और इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं जो कि 1965 के वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सर। और आपका ताल्लुक कुंदनपुर गांव से है? कजलेयाल गांव से, ये पहला गांव है कजलेयाल। अच्छा, बताएंगे कि 1965 में जब जंग हो रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ? 1965 रात ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਕੁੰਦਨਪੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ आपके खानदान का भी कोई आदमी शहीद हुआ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇਹ 2002 ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ इंडिया की फायरिंग से। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਜੋ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਇਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। भारतीय फौज की तरफ से चिविंडा में होने वाली टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में खासी मुबालगा आराई की जाती है। इस लड़ाई में भारतीय फौज को एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ने दिया गया था और चिविंडा के मैदान में उसे घेर कर इबरत की दास्तान बना दिया गया। चिविंडा के जमीनी हकायक भारतीय फौज के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये फ्लोरा का वो मुकाम है जहाँ पे कि पाकिस्तानी फौज के एक अफसर ने और जवानों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और ये जो टैंक है, इस टैंक पे उनकी कुछ कहानी भी लिखी हुई है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान सितारा जुरत, कमांडिंग ऑफिसर द फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी फ्रंटियर फोर्स ने लांस हवालदार AKM सलाम कबीर, नायक गुलाम मोहम्मद और ड्राइवर सैयद मोहम्मद के हमरा पाक सरजमीन का दफा करते हुए 11 सितंबर 1965 को जामे शहादत नोश किया। इन अजीम जानसारों की याद में दी फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी फ्रंटियर फोर्स के अफसरों और जवानों ने अप्रैल 1966 में बतौर खराजे अकीदत ये यादगार कायम की थी। सलामत उठे हैं शहीदों के जिस्म, महकते रहे उनकी यादों की फूल। तो ये जो टैंक है, इस टैंक के अलावा भी यहाँ पर 1965 की जंग के शोधा की एक यादगार है। मैं आपको इस इलाके में इसलिए लेके आया हूँ कि ये थोड़ा सा दूर दराज बॉर्डर के करीब इलाका है और 6 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में यौम दफा मनाया जाता है। लेकिन ये जो इलाका है आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रों से ओझल रहता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे अफसरों और जवानों ने पाक सरजमीन का दफा करते हुए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इसलिए मैं आपको यहाँ की सैर करवा रहा हूँ। फ्लोरा के इलाके में भी शोधा की यादगार पे हम मौजूद हैं और इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं। ये सितंबर 1965 में यहीं पर मौजूद थे जब भारत ने यहाँ पर हमला किया था और इनसे हम उस ज़माने का आंखों देखा हाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन सर। अच्छा मुनव्वर हुसैन साहब, 1965 में यकीनन आप नौजवान होंगे, तो आपने क्या देखा उस वक्त? उस वक्त सर 6 सितंबर को रात 1 बजे जंग शुरू हुई है तो 11 सितंबर को इधर बहुत बड़ा हमला था जो कि इंडिया का 600 टैंक का हमला था। माशाल्लाह हमारे जवानों ने वो पसवा किया, उनको दबाकर पीछे ले गए। फिर ये जो जगह है जी सर, फ्लोरा जहाँ खड़े हैं हम, जी सर, यहाँ तक इंडिया पहुँच गया था? यहाँ तक इंडिया पहुँच गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इंडिया सारे तो तकरीबन 1 फरलांग आगे था। अच्छा, तो वो फिर इधर मौजूद ही रहा इंडिया। अच्छा, लेकिन जो हमला था ना उसका बहुत बड़ा उसका इकरार था कि मैंने लाहौर जाके ना खाना खाना दोपहर का। लेकिन अल्लाह के फजल ने हमारे जवानों ने सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, यहाँ में भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, यहाँ उनको रोक लिया था? यहाँ पर भी रोक लिया था। तो यहाँ पर ये हमने अभी कर्नल अब्दुर्रहमान साहब जो है ना, ये साथ ही एक दरख्त था उसके नीचे तोप लगाई हुई थी उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने अपने जवान को पीछे किया, खुद बैठ गए, तो इधर ही फिर वो शहीद हुए थे। वो खुद गोले फायर करते रहे? खुद गोले फायर करते रहे माशाल्लाह। और उस वक्त इस इलाके के लोगों का जज्बा क्या था? जज्बा माशाल्लाह बहुत बड़ा था, फौज के साथ बहुत तामन था सिविल लोगों का, खाने माने का और भी पूछगिछ बहुत ज़्यादा की है। ये जो फ्लोरा के इलाके में शोधा की यादगार है, इसकी मैं एक बहुत अहम चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान सितारा जुरत, इनका ताल्लुक गुजरात से था। हवालदार सलाम कबीर, इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके इलाके बारिसाल से था। नायक गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक जेलम से था और ड्राइवर सैयद मोहम्मद जो है इनका ताल्लुक भी जेलम से था। और अब इस इलाके के एक और बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी 1965 की जो पाक भारत जंग में यहाँ पे जो हुआ उसको अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद बाजवा है, बस यहाँ के रहने वाला हूँ जी। 6 सितंबर में जंग शुरू हुई सर, तो 11 सितंबर ये कर्नल साहब की बात कर रहे हो, मेरे सामने शहीद ने और स्कूल के सामने ये तोफ खाने के अफसर सन सारे
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਤੇ ਗੋਲਾ ਪਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਿਮੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਬੰਬ ਬਨ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ 630 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਟਿਬ ਫੌਜ 630 ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 630 ਟੈਂਕ ਔਰ 2 ਟਿਬ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਸਾ ਬੰਦ ਔਰ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਿਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ 630 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ 3 ਟੈਂਕ 1 ਮਿੰਟ 11 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹ 630 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗਿਣੇ ਸਨ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਦਿਨ ਤਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 630 ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇੰਡੀਆ 2 ਡਿਬ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਵਲੀ ਅਬਦਾਲ ਗੌਸ ਕੁਤਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜੇ अच्छा ये बताएं हमारे टैंक कितने थे ਸਾਡੇ 50-60 ਟੈਂਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 630 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਭੱਜ ਕੇ ਕਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ ਔਰ ਹਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ जो है ना ये पंजाबी में कह रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मुंह भज गए इसका जरा तर्जुमा कर दूं नासा बंद कर दिया मतलब है कि उनकी ये जो नथने बंद कर दिए और मुंह भज गए का मतलब है उनके मुंह तोड़ दिए हार गए मुंह तोड़ दिते मुंह तोड़ दिते इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम दे नाल मौला ने इन्नी फतह जिंदाबाद फलोरा के इलाके में यौम दफा के मौका पे पाकिस्तानी अवाम का जज्बा आज भी वही लगता है जो कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में था और आप देख रहे हैं कि इन्होंने किस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे नारेबाजी की है हमारा यहाँ पे सफ़र अभी जारी है और अब हम एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम आपको सियालकोट लेके जाएंगे जहाँ पे कि भारतीय एयरफोर्स ने बहुत बमबारी की थी हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे 1965 की जंग में वेलकम बैक और अब हम मौजूद हैं चौक शहीदा सियालकोट ये वो जगह है जहाँ पर 1965 की पाक भारत जंग के दौरान भारत की एयरफोर्स ने इस जगह पर एक बम गिराया था और उसके नतीजे में बहुत से पाकिस्तानी शहरी शहीद हो गए थे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब उनका ये इलाका है उनका हल्का भी है उनसे हम पूछेंगे कि 1965 की जंग में यहाँ पे क्या हुआ था ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप बताएंगे कि आपके इस शहर सियालकोट में और ये चौक शहीदा में यहाँ पे इस जगह पे शहरी इलाके में भारत ने बम क्यों गिराया था और कितने लोग शहीद हुए थे मिसब यहाँ पे 10 सितंबर की रात को बम गिराया गया था और कोई तकरीबन रात के आधी रात के बाद ये उन्होंने ये बम गिराया था पहले जहाज़ ने 2-3-4 चक्कर लगाए उसने और वो किसी हो सकता है मिलिट्री टारगेट के उसमें तलाश में हो लेकिन फिर उन्होंने शहर के बीच ये बिल्कुल शहर का सेंटर है यहाँ से अलामा इकबाल साहब का घर जो है तकरीबन 3-4 मिनट की वॉक पे है और ये शहर का सेंटर है ये और साथ ही ये पुराना किला भी है शहर का तो ये यहाँ पे तकरीबन में जो मुझे याद पड़ता है कि 29 शहरी जो है वो शहीद हुए और तकरीबन 1 किलोमीटर के सरकमफ्रेंस में जो घर थे उनकी जो खिड़कियाँ टूट गईं दरवाजे टूट गए और बड़ी तबाही हुई लेकिन बड़ी स्पिरिट देखने में आई यहाँ पे सोने की दुकानें भी थीं ज्वेलरी की भी दुकानें भी थीं और भी दुकानें थीं उस वक्त भी सारा सामान लोगों का बाहर पड़ा रहा कोई ये नहीं कह सकता कि किसी का नुकसान हुआ हो एक बड़ी स्पिरिट थी उस वक्त उस जंग में और अल्लाह के फजल से जिस तरह कौम ने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन ने और फ़ौज ने मिलके मुल्क का दफा किया था वो हमारी तारीख़ का एक बड़ा सुनहरी बाब है
اور آج بھی اللہ کے فضل سے ہم نے جو دہشت گردی کی جنگ پہ قابو پایا ہے بڑی حد تک، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی ہوگی. وہ اس میں بھی جو ہے قوم اور فوج جو ہے متحد ہو کر یہ جنگ لڑی ہے. تو یہ کامیابیاں جو ہیں اتحاد کی وجہ سے ہوتی ہیں. یہاں پہ اور کوئی اس زمانے کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ، آپ تھے جی اس وقت؟ یہاں ہی تھا. آپ یہیں پہ تھے جب بم گرا؟ جی. اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللطیف ہے. اچھا، تو اس وقت کتنی تباہی ہوئی تھی یہاں پہ؟ اس سے کم از کم یہاں جو آدمی تھے 12 یا 14 جو شہید ہو گئے تھے. زخمی جو ہوئے تھے وہ اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک بم نہیں گرایا، 2 بم گرے تھے، پھر اس کا بیلنس صحیح رہتا ہے. 1965 کی جنگ میں لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو ہلال استقلال دیا گیا تھا. اس جنگ میں سیالکوٹ کے شہریوں نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا اس پر طاہر شادانی نے کہا، اقبال سے ملی ہے تجھے عظمت دوام، اے ارض سیالکوٹ تیری خاک کو سلام. اور اب ہم کھڑے ہیں سیالکوٹ کے پرانے قلعے پر، اور یہ ایک بہت پرانا تاریخی قلعہ ہے. اس قلعے پہ جو ہلال استقلال ملا تھا پاکستان کی حکومت کی طرف سے 1965 کی جنگ میں، تو وہ جو ہلال استقلال ہے وہ کیا ہے اور کس کس شہر کو ملا تھا؟ جی خواجہ صاحب کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ میر صاحب، یہ 3 شہروں کو ہلال استقلال ملا تھا. ان شہروں کی جو باسی تھے ان کی شجاعت کے صلے میں، کہ سرگودا، لاہور اور سیالکوٹ. سرگودے سے ہم نے بڑی سکسیسفل ایئر فورس کا آپریشن کیا تھا. وہاں سے جتنی فلائٹس نے ہندوستان پہ جو ہے وہ اسٹرائکس کی تھیں وہ وہاں سے ہوتی تھیں. لاہور جو ہے وہ بھی ایک فرنٹ لائن سٹی کہہ سکتے ہیں، اور شہر سیالکوٹ تو ڈائریکٹلی ہندوستانی فوجوں کی زد میں آیا. تو اس شجاعت کے صلے میں یہ ہلال استقلال کا پرچم عطا کیا گیا شہر کو. اور یہ آپ کو ٹاؤن ہال نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر یہ لگا ہوا ہے. یہ قلعہ جو ہے اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. یہ مغلوں سے بھی پہلے جب ہندوؤں کی حکومت ہوتی تھی اس وقت کا یہ قلعہ بنا ہوا ہے. اور یہ اونچائی پہ ہے، یہ ایک قسم کی پہاڑی ہے جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے، اور نیچے آپ کو سارا بازار نظر آتا ہے. اور شہر کا سب سے یہ اونچی جگہ ہے. تو یہاں پہ 6 ستمبر کو جو ہے پرچم لہرایا جاتا ہے. ایک رسم پرچم کشائی کی جو ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے. تو یہ یادگار ہے اس تاریخی دور کی جب ستمبر 1965 میں اس شہر نے ڈائریکٹ جو ہے شیلنگ بھی اور بامبنگ بھی جو ہے اس کا ڈائریکٹ جو بوجھ اٹھایا، اس کا برڈن اٹھایا. اچھا خواجہ صاحب، 6 ستمبر پاکستان کا یوم دفاع ہے. آج پاکستان کے دفاع کو جن خطرات کا اور چیلنجز کا سامنا ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ میر صاحب، اس وقت ایک دشمن تھا، اور اس دشمن کی شناخت بھی تھی. وہ ہمارا ہندوستان تھا، ازلی دشمن ہے. اس وقت بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے. اس کی دشمنی میں کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی جو زہر جو ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. آج بھی کشمیری جو ہیں یہ بارڈر کے اس پار، یہاں سے 14-15 کلومیٹر کے فاصلے پہ بارڈر ہے، اس کے اس پار جموں ہے. یہاں پہ سارے شہر میں جو ہے آپ کو اکتوبر میں جب یہاں پہ جموں کے مسلمانوں نے یہاں پہ ہجرت کی سیالکوٹ، تو اس کے ہر خاندان، یہ اس قلعے کے ارد گرد بھی آپ نیچے اتر جائیں تو آپ کو ہر گھر میں جو ہے ایک داستان جو ہے شہادتوں کی رقم ہوئی 1947 کی نظر آئے گی. آپ خود اس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ کے بزرگوں نے شہادتیں پیش کی ہوئی ہیں اس ملک کی آزادی کے لیے اور کشمیر کے لیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک دشمن تھا، آج ہمیں ملٹیپل دشمنوں سے مقابلہ ہے. کچھ تو دشمن سرحد کے اس پار ہیں، اور کچھ دشمن جو ہے وہ ہمارے اندر ہیں اس وقت. اور لیکن اور سب سے بڑا دشمن جو ہے ملک کے اندر وہ دہشت گردی ہے، جس کو سرپرستی جو ہے وہ سرحد کے اس پار ہندوستان کی بھی ہے، اور دوسری طرف سے بھی دوسری جو ہماری مغربی سرحد ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے انفلٹریشن ہوتی ہے. سینکچریز ہیں وہاں پہ دہشت گردی کی. لیکن آج بھی جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس میں اتحاد جو قوم کا
قوم جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، جس طرح 1965 میں بھی کامیابی کی یہی وجہ تھی کہ قوم میں بے شمار جذبہ تھا، قربانی کا جذبہ تھا، اپنی افواج کے ساتھ جو ہے محبت کا جذبہ تھا، اور اس کی وجہ سے ہم اس وقت بھی دفاع کرنے میں کامیاب رہے وطن عزیز کا، اور آج بھی جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اسی جذبے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کوئی ادارہ یا کوئی گروہ یا کوئی سیاسی پارٹی اکیلے جو ہے اس ملک کی جو مسائل نہ حل کر سکتی ہے، نہ اس ملک کا دفاع جو ہے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو اکیلے نہیں کر سکتے۔ یہ اتحاد اور یگانگت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے ملک کے طول و عرض میں، جس سے اس ملک کا دفاع بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی سرحدوں کا بھی اور جغرافیائی سرحدوں کا بھی۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پہ یہ ہمارا خصوصی پروگرام تھا، اور سیالکوٹ وہ شہر ہے جس کو 1965 کی جنگ میں یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا، اسے شکست فاش دی اور اس شہر کو ہلال استقلال دیا، اور آج اسی شہر کے پرانے قلعے پر ہم کھڑے ہیں، اور یوم دفاع کے موقع پہ ہم نے جو 1965 کی جنگ ہے اس کی یادوں کو تازہ کیا۔ کیمرامین حمران الیگزینڈر اور عبدالسلام سومرو کے ساتھ حامد میر کو سیالکوٹ کے پرانے قلعے سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!